जी सजल जी नेक्स्ट करें। जी जी सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। नीरज जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी स्लो जी है, लेकिन आप वाचन करें। जी बोले बोलिए महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मन की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंडकुंडाद्यो धर्मोऽस्मिलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधान सर्वधर्माणां जय शासनं। बोलिए महावीर स्वामी की जय। भगवान की जय। परमेष्टि भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। इसी मंगलमय मंगलाचरण की वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय वार मार्गदर्शन पर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि आज की वह प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानीय प्रशिक्षिका जी। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ठीक है मैम, आपको भी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी इसको अच्छी बात कहें या बुरी पता नहीं, पर आज ये हमारा आखिरी वेबिनार होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खत्म हो रहा है। ये जैसे भाविक जी ने आपको बताया था, ये एक नई शुरुआत है। आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, तो आप नई शुरुआत करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे, दूसरों को सिखाएंगे। जी धनंजय जी, जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो आप सब लोगों को अभी आगे दूसरे लोगों को सिखाना है, पढ़ाना है, और जो आपने सीखा है उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। आज हम लोग मैंने आपसे कहा था, जैसे मुझे इंग्लिश के लिए मिला और मैं आप लोगों के देखती हूँ वीडियोस, उसमें देखा कि बच्चों को अंग्रेजी में ज्यादा परेशानी है। तो जो मैंने आज लिया है, थोड़ा अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दिया है, उसके अलावा भाषा हिंदी पर और गणित पर भी मैंने कुछ लिए है। उसके अलावा आप लोगों के मुझे आज आपको सबको सुनना है। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ, उसके बाद यदि आपको लगता है कहीं बीच में कि मैं जो बता रही हूँ उससे रिलेटेड आपके कोई परेशानी है, तो आप जरूर बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आज सबकी बारी आएगी, आज मुझे सबको सुनना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि नो डाउट आज हमारे वेबिनार जरूर खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका और हमारा जो नाता है वो खत्म नहीं होगा। आप जब भी चाहें एक फोन कॉल या एक मैसेज से हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी परेशानी हो कभी भी, यदि मैं स्कूल में हूँ, फोन नहीं उठा सकती हूँ, तो आप मैसेज जरूर डालिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। आपकी जो भी परेशानी है उसका हम हल निकालेंगे, और आप इस तरह से कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है। हमारा मिलना कब होगा पता नहीं, लेकिन हम फोन से आपसे जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। आज विषयवार मैंने 3 विषय लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले। हिंदी पढ़ाने के लिए उसमें 2 चीजें होती है, एक कविता और एक कहानी। कविता के लिए गाना जरूरी है। शायद आपको टीएलएम बताते हुए मैंने बताया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि हम जब बच्चों को कोई कविता सुनाते हैं, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, जूनियर केजी के होते हैं, पहली के होते हैं, जब हमने उनको कोई कविता सुनाई है तो वो उनको पूरी याद रह जाती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कविता जब भी आप पढ़ाएं उसको गाकर पढ़ाएं, क्योंकि हमने भी बहुत सारा उसमें चर्चा की है कि हमारे जब कोई भी ताल के साथ और भाव के साथ कोई चीज होती है तो वो दोनों दिमाग पर असर करती है, तो अच्छे से याद रहती है। इसलिए जब भी आप कविता सुनाएं उसको पहले गाएं, बच्चों को सुनाएं, उनको गाने दें, फिर उनको समझाएं। मैंने हमारे स्कूल के जो हिंदी के शिक्षक हैं वो ये करते हैं कि उनका नियम है कि जब भी उनका पीरियड आता है, जब तक, क्योंकि 3-4 मंजिल पर है हमारी क्लासेस, तो टीचर एक क्लास से दूसरे क्लास पहुंचने में कम से कम 3 मिनट तो लग जाते हैं उनको, यदि दूर क्लास में है।
तो उन्होंने कह के रखा है कि जब भी मैं आऊं तब हमने जो भी पिछली कविता पढ़ी है उस कविता का गान सबको करना है। और उस टीचर का पीरियड जब होता है, मैं राउंड पे निकलती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे हिंदी का पीरियड आने वाला है, क्योंकि बच्चे, वो कोई भी क्लास हो, वो पहली है, दूसरी है, पांचवी है, सातवीं है, वो बच्चे उस क्लास में टीचर के आने से पहले कविता गान करते हैं। और सारे बच्चे परीक्षा में पूरी कविता लिख कर आते हैं। और कोई क्वेश्चन में शायद किसी ने ना लिखा हो, लेकिन कविता जहाँ पे पूछी जाती है वो बच्चे पूरी लिख कर आते हैं। तो जो गाने का असर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है। इवन मैं आपको पूछूंगी आज भी, आपको, आपने बचपन में जो कविताएं पढ़ी होंगी पहली दूसरी कक्षा में, जिसको आपको गा के याद करवाया होगा, वो आपको आज भी याद होगी। यदि उस कविता की एक भी लाइन आ जाएगी तो आपके दिमाग में पूरी कविता आ जाएगी। आती है? बिल्कुल मैम, आती है। जी। तो बस हमको यही करना है, हम जब बच्चों को कविता सुनाएंगे तो हम गा कर सिखाएंगे उनको। और कविता सिर्फ किताबों की कविता जो उनकी कोर्स की है सिर्फ वो ना लेके, अखबार के अंदर बच्चों के लिए, जी बेबी जी, हर हफ्ते बहुत सारे, मतलब एक अलग पत्रिका आती है, उस पत्रिका में एक एक कविता आती है। कुछ जानवरों पर होती है, कुछ माँ पर, कुछ स्कूल पर, कुछ मजाकिया होती है, कुछ इस तरह की। तो ऐसी कोई अच्छी सी कविता यदि आपको मिल जाती है पेपर कटिंग, तो उसको लेकर क्लास में जाइए, उसको क्लास में लगा दीजिए, बच्चों को गाकर सुनाइए। और क्लास में लगाने का मतलब यह है कि बच्चों की नजर के सामने रहेगी। जब उसको गाई है, बच्चों को 2 लाइन 3 लाइन याद हो गई, तो वो 3 लाइन बच्चे यदि पढ़ लेंगे तो आगे याद करेंगे। तो बच्चों को पढ़ना भी आ जाएगा जिसको नहीं आता है, और याद भी आराम से रख सकेंगे। ठीक है, तो हम अखबार का प्रयोग जरूर करें। अखबार है, मैगजीन है, कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा स्रोत मिलता है जिससे बच्चों को उपयोग में आ सकते हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। एक और चीज हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कहानी है, आप कक्षा में थोड़ी सी कहानी शुरू करिए। हिंदी पढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं सीनियर केजी के बच्चों के साथ ये प्रयोग करती थी। एक कहानी, मैं उनको बोलती थी आज हम कहानी बनाएंगे। तो कहानी बनाना है तो बच्चे बहुत सारी चीजें दिमाग में लाते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। तो वहां पे आपको पता चलता है कि बच्चों की सोच किस तरह की है। बच्चे उसका एंड अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, कोई भी यदि सिचुएशन आती है तो किस तरह से उससे निपटना है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संस्कार हम बच्चों को सिर्फ एक कहानी के माध्यम से दे सकते हैं। तो जब भी आप क्लास में आते हैं तो एक कहानी शुरू करिए, बच्चों को बताइए चलो किसकी कहानी करेंगे। तो एक लड़के की कहानी करेंगे, ठीक है, चलो लड़के का नाम क्या रखेंगे, वो कितना बड़ा होगा। तो बच्चा सब कुछ सोचेगा, हर चीज के बारे में, हर पहलू के बारे में सोचेगा कि वो अपनी उम्र के बच्चों के बारे में सोचेगा। फिर हम पूछेंगे अच्छा उस बच्चे को कुछ परेशानी है, क्या परेशानी हो सकती है। तो बच्चे जो है वो अपनी परेशानियां होगी उसको ढूंढेंगे और आपको बताएंगे। तो आपको बच्चों की मानसिकता का भी पता चलेगा। फिर कोई भी प्रॉब्लम आप रखें कि चलो ऐसा है, अभी बच्चा क्या करेगा, तो बच्चे उसके लिए क्या सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकते हैं। जो जो सॉल्यूशन पॉसिबल है, जितना उनको लगता है कि ये चीज हो सकती है, वो नए नए आइडिया आपके पास। तो आपको बच्चों को समझने का मौका मिलेगा। और जब बच्चे इस तरह से कहानी बनाते हैं तो वाक्य की रचना करना, उसको आप कहानी भूतकाल में चल रही है आपकी, या भविष्य काल में चल रही है, या वर्तमान में चल रही है, आपको जो काल सिखाना है आप उस काल में कहानी बनाइए। बच्चे उस काल में वाक्य बनाना सीख जाएंगे। तो एक कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। अभी जैसे एक एग्जाम्पल, बच्चे ने कोई वाक्य बनाया कि उसके पास एक खरगोश था। तो अभी हम बता सकते हैं बच्चों की खरगोश की क्वालिटी बताना है हमको, उसका विशेषण लगाइए आगे। तो खरगोश कैसा था? खरगोश सफेद था, छोटा था, चंचल था। तो बच्चे वाक्य रचना सीख जाएंगे कि खरगोश जो है वो संज्ञा है, उसके आगे हमने विशेषण लगाया। तो आप सेंटेंस बच्चे बना ले, उसके बाद उसकी क्वालिटी बताइए। तो प्रैक्टिकली आप बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ना सबको आना चाहिए, लेकिन मैंने देखा वीडियो के अंदर कि बहुत सारे बच्चे हैं वो पढ़ने में परेशानी होती है, पढ़ नहीं सकते। अंग्रेजी का भी किसी का वीडियो था जिससे बच्ची नहीं पढ़ पाई। हिंदी का भी रीडिंग के आपके मैं सुनती हूँ। तो कुछ बच्चे हैं जो कहीं अटकते हैं, कुछ शब्दों में अटक जाते हैं। जो नॉर्मल वर्ड्स है जो हर बार आते हैं, होता है, था, ये वो सारे शब्द तो पढ़ लेंगे। लेकिन जहाँ कोई नया शब्द आता है, कोई 3 या 4 अक्षर का शब्द आता है जिसमें दोनों तीनों में मात्राएं साथ में है, तो वहां मैंने अटक देखा है।
सही है? आपने भी ये बात महसूस की होगी। प्लीज आप रिस्पॉन्ड करिए, आप चैट ग्रुप में लिखिए। जी शंभू जी, जी बेबी जी। तो अभी इसका, जी दीपक जी, अभी इसका हल क्या है? जी राजकुमार जी। तो इसका हल ये है कि हम जहां पे बच्चों को परेशानी हो रही है, एक तो उनको अक्षर पहचानने में, कुछ अक्षर पहचानने में परेशानी होती है और कुछ मात्राएं पढ़ने में परेशानी होती है। तो अभी बच्चों को मात्राएं कैसे सिखाई जाए? नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सजल जी। अच्छा, ये तो गेम है बच्चों को खेल खिलाने के लिए। आप अलग अलग इस तरह के खेल करके बच्चों को अक्षर ज्ञान दे सकते हैं। जैसे एक आप या तो कार्डबोर्ड पे बनाइए या अपने ब्लैक बोर्ड पे बनाइए। इस तरह से एक कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, हिंदी में नाम मुझे नहीं याद अभी उसका, वो बना सकते हैं और अलग अलग अक्षर या दे सकते हैं, या बच्चों के हाथ में पेन दे सकते हैं और आप बोलते जाइए, बच्चे उसमें लिखेंगे, या उनको लाइन से लगाने हैं। आप स्वर दे सकते हैं, आप व्यंजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक खेल भी हो जाएगा और बच्चों को पहचान भी हो जाएगी। तो अक्षर पहचानने के लिए हम बच्चों को यदि अक्षर बताएंगे, याद करवाएंगे तो नहीं याद करेंगे, लेकिन इस तरह से यदि आप बोर्ड पे बुला के लिखवाते हैं या ऐसे कुछ गेम देते हैं तो बच्चे आराम से याद कर लेंगे। तो आप ऐसा कुछ करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये है मात्रा के लिए। छोटी की मात्रा बाईं ओर से आती है, तो आप बच्चे के हाथ पर यहाँ पर लिख सकते हैं, आप मात्रा यहाँ पे बना सकते हैं कि ये यहाँ से आएगी और आप इस तरफ से मात्रा बना दीजिए। वो बच्चे के हाथ पे यदि 2 दिन मात्रा रहेगी तो वो उसके दिमाग में छप जाएगी कि छोटी ई की मात्रा तो मुझे इस तरफ से लेनी है, बड़ी ई की मात्रा मुझे इस तरफ से लगानी है। वैसे ही छोटा ओ बड़ा ओ में गलती करते हैं। तो ये जहां गलती होती है मात्रा की, तो आप इस तरह से थोड़ा बहुत कुछ करके सिखा सकते हैं कि बायां हाथ दायां हाथ, एक मात्रा है, 2 मात्रा है, ए है, आई है, तो उसका अंतर आप उनको सिखा सकते हैं और ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। एक और मात्रा के लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूँ आपके लिए। सजल जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आप इस तरह से एक खिलौना जैसा बना सकते हैं। आप उसको चाहे तो स्क्रीन को बड़ा करके देखिए। सारी मात्राएं ऊपर गोलाई में लिखी हुई है और उसके ऊपर एक शीट जो है उसके ऊपर सिर्फ व्यंजन लिखा है, और उस शीट को आप घुमाते जाइए तो हर मात्रा के आगे वो लगता जाएगा। तो बच्चा जैसे जैसे मात्राएं बदल सकती है उसको उच्चारण करने को बोलिए। बच्चे खेलते जाएंगे और उसको मजे कर, जब वो खुद कुछ करेंगे तो उनको समझ में आएगा और मात्राएं अकेली याद हो जाएगी। तो ये एक मात्रा को याद करने के लिए बहुत अच्छा TLM हो सकता है। आप यदि बना सकते हैं तो बच्चों को मजा आएगा। तो कोशिश करिए, जिन बच्चों को नहीं याद है उनको, जिसको आती है मात्रा उसके पास में बिठाइए और उसको बोलिए आप पूछिए। तो 2 बच्चों का आपस का खेल हो सकता है ये, और बच्चे मात्रा इस तरह से सीख जाएंगे। तो इस तरह के थोड़े से, या तो फिर आप सारी मात्राएं, सिर्फ स्वर और उसके सामने केवल उसकी मात्रा, उसके बड़े से कार्डबोर्ड पे, मतलब कागज पे लिखकर और कक्षा में लगा दीजिए। तो स्वर यदि बच्चा पहचानता है तो उसकी मात्रा को रोज जब आंखों के सामने कोई चीज आती है तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो वो भी एक आसान तरीका है बच्चों को याद रखवाने का। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड प्लीज। आप इसमें देख सकते हैं, ये इस तरह से आप चार्ट पेपर के ऊपर भी मात्राएं लगाकर, कोई भी अक्षर लिखकर उसकी मात्राएं लगाकर उसको परमानेंटली लगा सकते हैं। और उसके नीचे आप यदि उसको बड़ा करके देखेंगे तो उसमें कैसे, कौन सा स्वर जुड़ रहा है, नीचे स्वर लिखा हुआ है। तो उस स्वर को तो बच्चा स्वर और मात्रा दोनों को पहचान सकता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं मात्रा सिखाने के लिए कि ऊपर मात्रा आप देखिए, स्वर लिखा और उसकी मात्रा लिखिए और उसके नीचे उससे बनने वाले शब्द लिखे। इस तरह के आप बच्चों को बोलिए अलग अलग बनाने के लिए। आप होमवर्क में दे सकते हैं कि आप ई की मात्रा है, आप एफ की मात्रा है, इसका इस तरह से बनाकर लाइए और उसको फिर कक्षा में लगाइए। तो जो बच्चा एक खुद ने मात्रा लिखी है वो लेकर आएगा, फिर दूसरे बच्चों से कंपेयर करेगा, सीखेगा। तो ये एक होमवर्क भी हो सकता है, और जब बच्चे करके लाते हैं उसको एक शीट पे लगाकर क्लास में लगा के आप सारे बच्चों को एक साथ दिखा सकते हैं और वो वहां पे रहेगा।
तो ये बच्चों को बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मात्राएं मतलब दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तो फिर उनको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है इसके लिए। आपको क्या लगता है? आप ये तरीके उपयोग में ला सकते हैं कक्षा में? यस मैम, जी जरूर ला सकते हैं। जी जी शंभू जी, ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। जी विनय जी, जी महेश जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे सजल जी। अंग्रेजी पढ़ाना। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फोनिक्स। फोनिक्स मतलब फोन शब्द से बनना है। फोन का मतलब होता है आवाज, फोन यानी आवाज, स्वर, है ना। हम फोन, मोबाइल फोन बोलते हैं, तो जिसमें से आवाज सुनाई दे, जो स्वर होते हैं उसको फोन बोलते हैं। अंग्रेजी में फोनिक्स कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा जो है उसको हम जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो है वो वैसी नहीं है। अंग्रेजी में जैसे हम जो लिखते हैं जी, लेकिन उसका उच्चारण, जब उसका स्वर होता है वो ग होता है। कहीं पे ज होता है, कहीं पे ग होता है, लेकिन जी उच्चारण नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जो उनका उच्चारण अलग होता है, जिसको लिखा अलग जाता है। जैसे क्यू, उच्चारण क्व होता है लेकिन लिखा जाता है क्यू। डब्ल्यू, उच्चारण व होता है लेकिन उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू। तो ये जो अंतर है ये भी एक परेशानी है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जब एबीसीडी सिखाई जाती है तो उनको ये फोनिक्स की, आपका जो भी आपने ए से जेड तक सीखा, इसमें हकीकत में ये जो स्वर व्यंजन है वो कुल मिला के 26 है, लेकिन उसके जो स्वर होते, उसकी जो आवाजें निकलती, उसके जो फोनिक्स है वो 46 के करीब है। तो इसके जो तरीके हैं, दो व्यंजन या स्वर और व्यंजन, इनको मतलब इसको कॉन्सोनेंट और वॉवेल बोलते हैं, इनको मिलाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हम बोले कि हमारा श, हम स और श अलग लिखते हैं। अंग्रेजी में सिर्फ एस है, तो यदि श करना है तो एस के साथ एच को लगाना होगा। ख करना है तो के के साथ एच लगाना होगा, है ना। तो अंग्रेजी में इस तरह से बहुत सारे जोड़कर बनाने पड़ते हैं। तो पहले बच्चों को आप फोनिक्स सिखाइए कि ए जो है वो ए बोलता है, बी है वो ब बोलता है, सी है वो क बोलता है। तो ये पूरा हम लोग सीनियर केजी में इंग्लिश मीडियम में जब बच्चे स्पेलिंग सीखते हैं उसके पहले ये पूरा रटवा देते हैं कि किसका स्वर क्या है, क्योंकि हिंदी जैसे आसान नहीं है। तो जब ये स्वर एक बार समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वी लिखा है तो व पढ़ना है, यहाँ पे क्यू लिखा है तो क्व पढ़ना है, यदि बच्चा इतना समझता है तो फिर वो अंग्रेजी पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो हम जो हिंदी भाषी बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते होते हैं उनके लिए ये परेशानी होती है कि जो भी अक्षर लिखा है, यदि उसमें जी लिखा है तो उसको ग पढ़ना है कि ज पढ़ना है, यदि सी लिखा है तो उसको क पढ़ना है कि स पढ़ना है, ये परेशानी होती है। तो जब एक बार ये सीखेंगे, मैं उसके आगे भी रूल्स बताती हूँ, तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। उसके साथ मैंने यहाँ पे हिंदी की जो वर्णमाला है उसके व्यंजन और स्वर भी लिखे हुए हैं, और उसको अंग्रेजी में कैसा लिखा जाता है आप ये चीज भी बच्चों को बताइए। जैसे किसी के नाम का स्पेलिंग बनाना है, सपोज मीना, तो MEENA, तो म के बाद डबल ई लगा क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लग रही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़ी ई के लिए डबल ई लगता है। तो इस तरह से बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि हम हिंदी के शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जब इतना करेंगे तो बच्चों का जो बेसिक कंसेप्ट है, उनको जो मूलभूत रूप से आना चाहिए अंग्रेजी का नॉलेज, तो वो शुरुआत होगी, तो शायद वो पढ़ना आसान होगा उनके लिए। ठीक है, अभी इसमें कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, वॉवेल मतलब स्वर। ठीक है, अभी हम हिंदी में हमको पता है कि कोई भी हम अक्षर जो है उसको साथ मात्राएं उसके साथ में लगा देते हैं, है ना, ऊपर नीचे आसपास हम उसके चारों दिशाओं में मात्राओं का उपयोग करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में हर अक्षर एक के बाद एक लिखा जाता है, कोई भी किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता, मात्रा जैसा कुछ नहीं है। एक ये भी बच्चों के लिए परेशानी का विषय है कि उसको कैसे पढ़ा जाए। तो सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। तो इसके लिए जो शुरुआत होती है बच्चों की वो होती है सीबीसी वर्ड। सीबीसी मतलब कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, मतलब 3 लेटर वाले। जैसे हम बोलते हैं BAT, तो
बी से ब वो कॉन्सोनेंट हुआ, व्यंजन हुआ, ए स्वर हुआ वॉवेल, और ट वो फिर कॉन्सोनेंट हो गया। तो बी ए टी बैट, तो सीबीसी वर्ड इसको, इसलिए इसको बोलते हैं सीबीसी वर्ड्स। ठीक है, इसमें जो 5 स्वर हैं इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू, इन पांचों से बहुत सारे सीबीसी वर्ड्स बनते हैं, वो सारे हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे बी ए टी बैट, है ना, पी आई एन पिन, टी ओ वाई टॉय, सी यू पी कप। तो इस तरह से जो सीबीसी वर्ड्स हैं वो बनते हैं, और मतलब मात्रा की जगह इस तरह से इन स्वरों को लगाना है, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 स्वर हैं, 5 वॉवेल्स है, उसको उपयोग करना है। ये दूसरी कंसेप्ट देना है आपको। ठीक है, एक कंसेप्ट पहले तो हर एक के फोनिक्स की देना है, दूसरी कंसेप्ट आपको देना है वॉवेल्स की। ठीक है, अभी वॉवेल्स में ये तो 5 हुए, लेकिन हमारी मात्राएं 12-13 होती है, हमारे स्वर 13 है। ठीक है, तो जो बाकी के बनते हैं वो जुड़ के बनते हैं। तो आप बाजू में देख रहे हैं सीवीवीसी वर्ड, सीवीसी वर्ड और सीवीवीसी वर्ड, आप उसको यदि बढ़ा करके देखेंगे तो एम ए एन मैन, एम ए आई एन मेन। ठीक है, अभी यहाँ पे उच्चारण फिर लंबा हो गया। ठीक है, ए डबल डी एड, ए आई डी एड, ए एम एम, ए आई एम एम। तो उच्चारण बड़ा हुआ, 2 स्वर जुड़े इसलिए, एल ए डी लेड, एल ए आई डी लेड, है ना, आर ओ डी रॉड, सरिया, और आर ओ ए डी रोड, मतलब सड़क। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं, स्वर जब 2 एक साथ मिलते हैं तो उसका उच्चारण बड़ा होता है। और अभी इसका एक नियम है, जब 2 स्वर साथ में मिलते हैं तो जो पहला स्वर है, जैसे आर ओ ए डी, तो रोड, है ना, आर ओ डी में रॉड था, रॉड, और आर ओ ए डी रोड, तो जो पीछे वाला स्वर है वो आगे को सहायता करता है बड़ी आवाज करने में। तो जो पहला स्वर है उसकी आवाज आएगी और वो ही बड़ी आएगी, दूसरा जो स्वर है उसकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, ये एक इसका नियम होता है। तो आप ये नोट डाउन, यदि बच्चों को ये समझा सकते हैं तो उनके लिए उच्चारण करना आसान हो जाएगा, तो पढ़ना आसान हो जाएगा जब इतनी चीजें आती है। पहला फोनिक्स, दूसरा सीबीसी, तीसरा सीबीवीसी, जिसमें 2 मिलके, जैसे आई है, औ है, तो वहां पे हम 2 वॉवेल को जोड़कर शब्द बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। अभी अंग्रेजी के अंदर आते हैं डायग्राफ। डाय मतलब 2, डाय का मतलब होता है 2, और ग्राफ मतलब जो भी अक्षर आ रहे हैं वो अक्षर को ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो डायग्राफ मतलब 2 अक्षर मिलकर जो अक्षर बनाते हैं, जैसे सी एच च, हमारे हमारे 36 है व्यंजन, इसलिए हमारे पास, लेकिन अंग्रेजी में 26 टोटल है, उसमें से भी 5 वो निकल गए, इसलिए केवल 21 रह जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आवाज है, बहुत सारे ऐसे व्यंजन है जो नहीं होते अंग्रेजी में, तो उनको इस तरह से मिलाकर बनाया जाता है, जैसे जी एच घ, है ना, टी एच थ, तो एस एच श, तो इसको डायग्राफ बोला जाता है। सेम वैसे ही मात्रा के अंदर ए आई ए, ए वाई ए, तो ये इस तरह से 2-2 मिलकर बनते हैं। तो इसका उच्चारण जब आप बच्चों को सिखाएंगे, ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके सिवा होता है ब्लेंड। शायद मैंने देखा था, सावित्री जी शायद आपने टीएलएम यूज किया था, जिसमें 2-2 लेटर एक साथ लिखे हुए थे। मुझे पक्का तो याद नहीं, पर शायद सावित्री जी का वीडियो देखा था जिसमें 2-2 लेटर टीएलएम यूज किया था आपने, टीएलएम करके बच्चों को टेबल के ऊपर बिछा के शायद बताए थे। सही बोल रही हूँ मैं? जी मैम। हाँ जी, रेड कलर के उस पे 2-2 लेटर लिखे हुए थे, एस एल, है ना, पी एल, जी। तो वो होते हैं ब्लैंड्स, उसको ब्लैंड्स कहा जाता है। ब्लैंड मतलब जब हम लोग संयुक्ताक्षर जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि एक अक्षर आधा होता है, दूसरा उसके साथ जुड़ता है ना, जैसे द्र, क्र, है ना, ग्र, हम ऐसे करके र जोड़ के ऐसे बनाते हैं, और ल जोड़ के बहुत सारे प्ल, तो इस तरह के जो होते हैं संयुक्ताक्षर, उसको अंग्रेजी में ब्लैंड कहा जाता है।
तो इसमें बहुत सारे ब्लेंड होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। BL ब्ल, CL क्ल, FL फ्ल, GL ग्ल, है ना, जैसे ग्लोरी, फ्लैग, फ्लॉप, फ्लैश, है ना, PL प्ल, प्लांट, प्लेट, प्ले। तो ये सारे जो है ब्लेंड कहे जाते हैं। तो एक बार जब बच्चे ये ब्लेंड बोलना सीख जाते हैं तो उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। ये जो बेसिक कंसेप्ट जब आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो ये सारे ध्यान से रखिएगा, इनको पढ़ाइएगा। यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे, और यदि इनको याद है सारे वोवेल तो स्पेलिंग याद करना इजी हो जाएगा। यदि कॉन्सोनेंट और वोवेल का कंसेप्ट क्लियर है तो स्पेलिंग याद करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अभी इसके कुछ कुछ रूल है वो मैंने लिए हैं। सजल जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एक रूल है, देखिए, K takes INE, C takes the other three। मतलब K के बाद I और E आएगा और C के बाद A, O, U। 5 वोवेल हमको याद रखने, A, E, I, O, U। उसमें से 2 वोवेल जो है वो K के साथ लगते हैं तो उच्चारण क होता है, और बाकी 3 वोवेल जब C के साथ लगते हैं तो उच्चारण क होता है। उदाहरण KIT काइट, KID किड, KEEP कीप। ठीक है, C के साथ CAT कैट, COP कॉप, CUB कब। जब I और E K के साथ लगेगा तो उच्चारण क, और जब AOU C के साथ लगेगा तो उच्चारण क आएगा। सी का उच्चारण कब कब क आएगा हमने देख लिया, के का कब आएगा। उसके अलावा कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें सी और के दोनों साथ में आता है और वो आखिरी में आता है, आखिरी में लगते हैं। जैसे ब्लैक, पिक, तो PIC के पिक, BLAC के ब्लैक। तो जब क का उच्चारण क शब्द के आखिर में आता है तो सी और के दोनों एक साथ आते हैं, उसके बाद कोई भी वोवेल नहीं होता है। लेकिन जब पूरा क लिखना है तो वो पीछे आ रहा है, जैसे लॉक, LOC के लॉक, इसलिए सी और के साथ में आता है, ये एक नियम है। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी सी जो है उसका उच्चारण क कब होगा और उसका उच्चारण स कब होगा। ठीक है, एक इसका नियम है। इसके पहले हमने देखा कि A, O और U के साथ हमने लगाया तो क हुआ, लेकिन जब C के साथ E, Y और I लगता है तब उसका उच्चारण स हो जाता है। जैसे सेंट, प्रिंस, प्रिंसेस, पेंसिल, बाइसिकल। ठीक है, तो सी का उच्चारण क जब AUO आता है, और स तब होगा जब उसके पीछे E, I और Y आता है। ठीक है, ये नियम यदि बच्चे को याद है तो उसका उच्चारण सही होगा। बिल्कुल वैसे ही जो जी है, सॉरी, जी का उच्चारण 2 तरह के उच्चारण होते हैं, एक ग होता है, दूसरा ज होता है। अभी ग कब होगा, जब उसके पीछे A, O, U या कोई दूसरा कॉन्सोनेंट आएगा। जैसे ग्रैप में र आ रहा है ना, ग्लोरी में L आता है, तो जब कोई और आता है तब वो ग का उच्चारण करेगा, उसकी आवाज ग आएगी। लेकिन जब उसके पीछे I, Y या E आता है तब उसका उच्चारण ज होता है। जैसे GIRAFFE जिराफ, GYM जिम, GYMNAST जिमनास्ट, ORANGE ऑरेंज। ठीक है, जब लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे गर्ल, GIRL हम गर्ल बोलते, जर्ल नहीं बोलते, वो एक अपवाद है। लेकिन आई के साथ जब भी जी आता है तब उसका उच्चारण ज होगा, ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके उच्चारण के नियम है जो सब लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उच्चारण गलत होता है। यदि ये उच्चारण उनको आते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है। तो आप चौथी पांचवी कक्षा के बच्चों को उसके बाद आराम से सिखा सकते हैं, और वो तीसरी चौथी के बच्चे भी आराम से याद रखेंगे कि ये इसके नियम है। आपको ये करना होगा कि थोड़ा सा रिपीटेशन करना होगा, बार बार बताना होगा
भूल जाएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार याद करवाएंगे, उसके बाद याद रह जाएगा। तो ये नियम का मतलब पालन जरूर करना चाहिए पढ़ते वक्त। नीरज, सजल जी नेक्स्ट पर चलेंगे। अभी एक और रूल है इसका, आई और ई आई। ये इसमें कंफ्यूजन बड़े बड़ों को होता है लिखते हुए, कॉलेज के बच्चे भी, इवन हम लोग भी कई बार अटक जाते हैं कि ये क्या है। लेकिन इसका रूल बहुत सिंपल है, आई बिफोर ई, मतलब आई जो है वो ई के पहले कब आएगा, एक्सेप्ट आफ्टर सी। जब सी के बाद में आता है तभी ई पहले आएगा और आई बाद में। बाकी सब जगह किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो आई पहले और ई बाद में। आप इनको बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जब हम बोलते हैं तो सिर्फ सी है जो जिसने ई को पकड़ के रखा है, इसलिए ई पहले आएगा। लेकिन बाकी सब जगह आई पहले चलता है, ई पीछे चलता है। ठीक है, जैसे शील्ड, तो SHIELD शील्ड, लेकिन रिसीव करेंगे तो RECEI, वहां पे ई पहले आया। तो सी ने ई को पकड़ के रखा। एक कंसेप्ट बता दीजिए, इसलिए ई पहले आता है, वरना आई जो है वो लंबा है, वो आगे चलता है। ठीक है, आप कोई भी इस तरह से मतलब कहानी बना के बच्चों को याद रखवा सकते हैं, तो बच्चे कभी भी स्पेलिंग लिखते हुए गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अभी दूसरा है सिलेबल डिवीजन रूल। जैसे सुबह बेबी जी ने शायद कहा था कि बच्चे स्पेलिंग याद नहीं रख सकते हैं। तो किसी भी स्पेलिंग को याद रखने का सबसे इजी तरीका है उसको तोड़ दो। पहले तो यदि वॉवेल कॉन्सोनेंट आ गया बोलना तो इजी हो जाएगा। उसके बाद उसको तोड़कर, लंबा स्पेलिंग है तो उसके टुकड़े करिए। और टुकड़े कैसे करने हैं वो बताया, इसमें बताया है कि जैसे बास्केट, बास्केट, बच्चों को उच्चारण ही तोड़ तोड़ के बताओ तो बच्चे उसको करेंगे। जैसे हमने पहले सीबीसी किया, फिर सीबीसी, है ना, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। और जब दो है कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं, एस के ब्लेंड आ रहा है, जो दो साथ में आ रहा है, तो उनको तोड़ दिया है तो बास्केट। तो बच्चे BASKT, बच्चे स्पेलिंग आराम से याद रख पाएंगे उसको टुकड़े में तोड़ के, क्योंकि 3 अक्षर याद रखना आसान है, 4 या उससे ज्यादा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही आप बहुत सारे जो है उसको तोड़ के बता सकते हैं, जैसे कैबिन, बेसिक, BASIC, बेसिक, कैब इन, कैंडल। जब आप याद करवाते हैं तो इस तरह से तोड़कर बोलिए, तो बच्चा उसको जब तोड़ के बोलेगा तो छोटा छोटा याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद सिजल जी नेक्स्ट पे चलिए। कुछ एक सुझाव है कि कुछ उसमें ए और ई में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक तरीके हैं ये बच्चों को स्पेलिंग याद करवाने के। यदि एक गलत अक्षर बीच में डला हुआ है, सॉरी, मतलब बच्चे ने कहीं पे लिखने में एक अक्षर में गलती कर दी, तो सिर्फ उस एक अक्षर को कैपिटल लिखवाओ और उसको 5 बार लिखने के लिए बोलो। जैसे कैलेंडर का स्पेलिंग लिखना है उसने, तो ई की जगह बच्चे ने ए लिख दिया, CALANDER, जबकि होता है CALENDER। तो उसने जो अक्षर गलत लिखा है उसको बोलो वो कैपिटल में लिखे और फिर से उसको 5 बार लिखे। तो वो क्या होगा, जब कैपिटल में होगा तो वो बड़ा होके उभर के आएगा, तो वो दिमाग में बैठ जाता है कि ये मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सुधारना है। तो जब अगली बार बच्चा लिखेगा तो उसको कैपिटल याद रहेगा कि ये मुझे सही क्या लिखना है। ठीक है, सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। एक दूसरा तरीका है कि जो ध्वनि रहित होते हैं, जिसकी आवाज नहीं आती, साइलेंट होते हैं, ठीक है, उसको बच्चे को लिखवाना है यदि याद करवाना है तो उसको गोला बनवा दीजिए, उसको गोले में रख दीजिए, उसको बोलो गोले में है वो, रखना जरूर है लेकिन बोलना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं। जैसे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट, तो ई नहीं बोलना है, जी के बाद जो ई आ रहा है वो नहीं बोलना है, इसलिए उसको उसके साथ गोले में डाल दीजिए, है ना। उसको 5 बार लिखे, जी के बाद ई को मिलाते हुए वो पूरा सर्कल कर दे कि जी और ई एक हो गए।
वो पूरा एक है, उसको ज में जी मतलब ज पूरा पढ़ना है। तो जब ये एक गोला बना के रखा होगा तो उसको याद आएगा कि जी के बाद मुझे ई लगाना जरूरी है लिखने के लिए, बोलने में नहीं है लेकिन लिखने में लगाना है। तो जहां पे बच्चा गलती करता है ये इस तरह से आप उसको करवा सकते हैं। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर किसी शब्द में कोई अक्षर एक से ज्यादा 2 बार आ रहा है और ऐसे एक से ज्यादा शब्द अक्षर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, तो उनको 2 बार कैपिटल में लिखिए। जैसे अक्रेंस मतलब होना, कोई भी चीज होना, अकर मतलब होना, अक्रेंस यानी कुछ हुआ, तो उसमें सी 2 बार आता है, आर 2 बार आता है, तो उसको बड़ा करके लिखवाइए क्योंकि बोलने से पता नहीं चलेगा। अक्रेंस बोलने में छोटा लगता है, हम उस पे एक्चुअली जब डबल इसलिए लिखा जाता है कि जब बोलते हैं तब उस पर भार देकर बोलते हैं। अभी ये बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि वो भार दिया इसलिए इसको 2 बार लिखना है, लेकिन आप उनको ऐसे कैपिटल लिखवाकर और डबल बार, जैसे कमिटी का स्पेलिंग होता है तो COMMI TT ये एक ऐसा शब्द है कमिटी जिसमें 3 अक्षर जो है वो 2 2 बार आते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को जो भी है वो बड़ा लिखवाकर, कैपिटल लिखवाकर इजीली याद करवा सकते हैं। ये इतना मेरा इंग्लिश का है। अभी इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि मैं आपके जो सारे प्रॉब्लम है स्पेलिंग के और लर्न करने के वो ले लूं। अभी इसके बाद आपको कोई और प्रॉब्लम लगता है इंग्लिश में, प्लीज आपको लगता है तो हम बात कर सकते हैं। कोई नहीं, आपको लगता है सारा कुछ कवर कर लिया मैंने? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। अभी इसके बाद आपको अंग्रेजी में कोई परेशानी लगती है? बेबी जी नहीं, ठीक है। तो बेबी जी आई होप कि क्लियर है आपको सब कुछ, अभी परेशानी नहीं होगी। बाकी किसी को कहीं कुछ लगता है, कोई और परेशानी हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। सेंटेंस बनाना है तो ठीक है। सेंटेंस बनाना है तो बच्चों को बताना है कि जो अंग्रेजी में वाक्य बनाने का नियम होता है उसमें है ना, सबसे पहले तो नाउन आता है, कर्ता जो कर रहा है, उसके बाद तुरंत वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है जो सहायक क्रिया है, जैसे इज एम आर वॉज वर जो काल बताती है। इज एम आर तो प्रेजेंट टेंस है, वॉज वर पास्ट टेंस है, विल शेल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो जी विनय जी, वाक्य बनाने के लिए पहले कर्ता जो भी नाउन है वो आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया आएगी, और उसके बाद जो भी अन्य चीजें, जैसे मैं बोलूं कि आई राइट लेटर टू माई मदर, तो आई मैं सब्जेक्ट हूं, मैं करता हूं, है ना, आई मैं प्रोनाउन, राइट लिखना सीधा वर्ब आया, या फिर आई एम राइटिंग, है ना, मैं लिख रही हूँ या मैं लिखती हूँ। आई राइट क्या लिखती हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा लेटर, है ना। लेकिन हम यदि इसको हिंदी में करेंगे तो मैं पत्र, हम ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं और क्रिया को बाद में लेते हैं, लिखती हूँ, और आखिरी में, सबसे आखिरी में हमारा काल आता है, हूँ या लिखा था या लिखूंगी, ठीक है, हमारे यहाँ काल पीछे आता है। लेकिन अंग्रेजी में सबसे पहले कर्ता, उसके बाद काल इज एम आर वॉज वर, और उसके बाद वर्ब क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कि क्या लिख रहे हैं वो बाद में। ये एक सेंटेंस फॉर्मेशन है। उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं कि एक वाक्य के जो जितने भाग होते हैं, वाक्य के भाग 8 होते हैं। पहला नाउन संज्ञा, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम,
संज्ञा में आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। प्रोनाउन के अंदर आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, है ना। एक वचन में आई और बहुवचन में वी, प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष में यू एक है तो भी, एक से ज्यादा है तो भी। तृतीय पुरुष में एक वचन ही, शी, इट, और तृतीय पुरुष बहुवचन में एक से ज्यादा जो भी है ना, दे। बॉयज, गर्ल्स, आप किसी की भी बात करें, काउज, क्रोज, बहुवचन में जितने हैं वो। तो ये जो सारे होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन, ये वाक्य की शुरुआत में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। वर्ब के साथ दूसरा लगता है एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताता है। आई राइट फास्ट, है ना। हॉर्स रन्स फास्ट। आई राइट नीटली, मैं सफाई से लिखती हूँ। घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। तो वो क्रिया विशेषण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एडवर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करते हैं। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण। रेड बलून, कैसा बलून है? रेड, लाल रंग का। तो जो बलून जो वर्ब सॉरी नाउन है, कोई भी चीज है, उसकी विशेषता बताता है विशेषण एडजेक्टिव। उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। एंड, बट, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब जो नाउन की पोजीशन, नाउन कहाँ है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है। आई एम इन द गार्डन, इन। आई एम आउट ऑफ द क्लास, तो मैं क्लास से बाहर हूँ, मैं गार्डन के अंदर हूँ, ठीक है। तो वो मैं जिसकी बात चल रही है वो कहाँ है, उसकी पोजीशन जो भी शब्द बताते हैं वो प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हमने किया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। उसके बाद एक लास्ट है आठवां, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे भाव को बताते हैं। वाओ, वी वॉन, हम जीत गए, है ना। जो अचानक से जो जैसे कुछ आता है, ओह मैं गिर गया, ओह आई स्लेप, आई फेल डाउन, ठीक है। तो ये जो ओह है, वाव है, हुर्रे, वी वॉन, तो हुर्रे। तो ये जो शब्द है उन शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। इस तरह से जितना पूरा वाक्य है उसके भाग हैं और हर एक भाग को कुछ नाम दिया हुआ है, कुछ कहा जाता है। तो आप, ये एक वाक्य बनाने का तरीका है और इस तरह से वाक्य सिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है अभी सबको? जी विनय जी बोलिए। ओके ममता जी। जी महेश जी। विनय जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ चलिए अभी और गणित। हाँ जी, चैट बॉक्स का प्रयोग कर रहे थे मैम, तो हैंडाइज हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए गणित के लिए, अभी गणित के लिए जैसे आप लोगों ने बताए थे जो बुक्स के भेजे थे, उसमें से मैंने बहुत सारा कुछ, हम लोग पहले टीएलएम में और उसमें जो चीज ले चुके हैं, तो उसको छोड़ के मैंने कुछ चीजें जो थी वो लेने की कोशिश की है। सजल जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये जो हम बच्चों को करवाते हैं भिन्न फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो आपको यदि उसको सिखाना है बच्चों को, तो आपको कुछ इस तरह से करके बताना पड़ेगा। जैसे एक पाइप का टुकड़ा है, उसको पूरा एक है, ठीक है। जब उसके दो टुकड़े कर दिए तो 1/2 1/2, उसी के 3 टुकड़े करके 1/3 1/3 1/3, एक तिहाई, एक चौथाई, है ना। एक का छठवां भाग, एक का आठवां भाग। तो जब आप इस तरह से किसी चीज को करके बताएंगे तब बच्चों को समझ में आएगा कि ये भिन्न किस तरह से काम करते हैं, क्या किस तरह से उसको समझा जाए। सेम वही चीज बाजू में चार्ट में है, आप इस तरह का एक चार्ट बना के भी क्लास में लगा सकते हैं। तो बच्चे जो है इसको, क्योंकि अचानक से एक तिहाई बोला, हम बच्चे से पूछे एक तिहाई ज्यादा या एक का छठवां भाग ज्यादा,
तो बच्चों को दिमाग में क्या होता है कि 6 बड़ा है, लेकिन वो भाग 6वां हो गया तो वो 1/3 से आधा हुआ, ये समझना है। यदि तो आप उनको प्रैक्टिकल जब तक इस तरह से करके नहीं बताएंगे वो नहीं समझेंगे। उनको बताना है कि जब हिस्से होते हैं तो नंबर जितना छोटा है उतना वो ज्यादा है। जैसे 1/2 या 1/3, एक मतलब आधा और 1/3, उसमें से बड़ा क्या है? तो आधा बड़ा है, आधा जो है वो ज्यादा है 1/3 से। ये बच्चे को कैसे समझ में आएगा? जब वो यहाँ पे इस तरह से इसको देखेगा। तो ये कंसेप्ट यदि आपको देना है तो उसको प्रैक्टिकल जरूर करके बताइएगा। कोई चीज कट करके, आप पेपर कट करके बता सकते हैं, आप कोई लकड़ी के टुकड़े करके बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इसके 3 टुकड़े किए तो 1/3 हुआ, इसके 2 टुकड़े किए, अभी कौन सा दोनों में से बड़ा है देखिए। तो हम समझा सकते हैं कि जब भिन्न के अंदर नीचे लिखा होता है, वो जितना अंक छोटा होगा उतनी उसकी मात्रा बड़ी होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे। डॉट टू डॉट सनरेज, इसमें एक चीज है, आप बच्चों को हम रेखा बनाना सिखाते हैं कि जितना माप दिया है उसकी रेखा बनाइए, रेखा खंड बनाना जो सिखाते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी इस तरह से दे सकते हैं। वहां पे लिखा होगा कि ए से बी तक की, सी से डी तक की रेखा बनाए और फिर उसको मापिए, या वहां पे 6 इंच की रेखा बनाइए और वहां पे ए बी लिखिए। तो आप एग्जैक्ट माप से स्केल यूज करके बच्चों को रेखा कैसे बनाना वो सिखा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है जो नंबर लाइन, संख्या रेखा जिसको हम बोलते हैं। संख्या रेखा के ऊपर किस तरह से गिना जाए, हम बच्चों को किताब में तो बताते हैं कि ऐसे जंप करवा के 2 3, जैसे सपोज वहां पे लिखा है 2 + 3, तो 2 से शुरू करना है और 3 नंबर तक कूदना है। तो अभी वो कूदना है, जब बच्चा खुद उस पर कूदेगा तो उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इसको प्रैक्टिकली यदि आप संख्या रेखा को सिखाते हैं तो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एरिया पेरीमीटर, ये भी आपके 4th 5th के शायद उसमें मैंने देखा था, है ना? क्षेत्रफल और परिमिति या परिमाप जो भी बोलते हैं आप। तो क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे जो राइट साइड है उससे पता चलेगा कि बीच के में जितना है वो क्षेत्रफल है, और आसपास जितना है। इसका मैं आपको शायद पहले भी उदाहरण दिया था, फिर से बता रही हूँ कि जैसे बच्चों को हम बताते हैं कि मुझे एक बगीचा या एक खेत है, उस खेत के अंदर यदि मुझे कुछ बोना है या कुछ लगाना है, टाइल्स लगाना है किसी एक एरिया में, तो मैं क्या निकालूंगा? और यदि मुझे आसपास फेंसिंग बनानी है तो हम क्या निकालेंगे? तो बच्चे बताएंगे कि यदि उसके बीच में कुछ करना है तो हमको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, यदि उसके आसपास कुछ करना है तो हमको उसको परिमिति या उसका परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक बार जब समझ में आ जाता है, उसके बाद आप क्लास में बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी दे सकते हैं। जमीन के ऊपर टाइल्स होती है, ऐसा स्क्वायर बना के उसके ऊपर एक निशान बना दीजिए, उसको बोलिए कि अब इसका क्षेत्रफल गिनिए। जैसे इसमें बच्चा है गिन रहा है, तो वो हर एक टाइल्स को गिन के आधी आधी उसको पूरी एक करके, तो उसका वो क्षेत्रफल गिन के बता सकता है कि इसमें कितनी टाइल्स हुई, तो उतना चौरस सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उस तरह से उसका एरिया होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी इसके लिए आपको होमवर्क देना है जिससे वो बच्चा सीख जाए, तो उसके कुछ तरीके हैं। ऐसे कुछ ग्राफ पेपर या इस तरह से चेक्स बनाकर बच्चे बना सकते हैं, और उसके बाद कोई एक शेप बनाने के लिए दीजिए और उसको बोलिए कि अब उसके टी शर्ट का एरिया कितना है, उसके चेहरे का एरिया कितना है, ठीक है, उसके बाल कितने एरिया में है, तो वो बच्चे उसकी गिनती करके बता सकते हैं। और उसका पेरीमीटर भी आप उनसे गिनवा सकते हैं, उसका परिमाप भी आप गिनवा सकते हैं। वैसे ही एक दूसरी खेल हो सकता है जिसमें आप देख रहे हैं। जी ममता जी, बताती हूँ। यदि आप उसको होमवर्क देना है तो आप इस तरह से अलग अलग 1 बाय 1 के स्क्वायर अलग अलग कलर के कटवा सकते हैं, और उसके बाद कोई भी शेप वो अपने आप बच्चे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे रोबोट है, कुछ कार्टून है, तो उसको फिर कितना एरिया कवर किया कौन से रंग ने, तो इस तरह से आप उनको सिखा सकते हैं एरिया और पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। गुणा और भाग। गुणा और भाग का कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट देना होता है, वो यदि समझ में आ जाएगा बच्चे को तो बच्चा आराम से कर सकता है।
जैसे 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कोई भी चीज 20 ले लीजिए और 5 अलग गोले बना दीजिए, 5 हिस्से बना दीजिए और उनको बोलिए हर एक में एक एक बांटते जाओ। या आप 5 बच्चों को खड़ा कर दीजिए और हाथ में कोई भी चीज 20, कुछ दाने या कुछ पत्थर या कुछ ले लीजिए और बोलिए कि आप हर एक को एक एक देते जाओ, तो सबके पास कितने आते हैं? तो 20 यदि है, 5 बच्चे खड़े हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 का भाग 5, तो 20 जो चीज हाथ में है उसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो सबके पास कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो वो बच्चा यदि एक एक सबको बांटेगा तब उसको पता चलेगा कि एक के हिस्से में कितना आएगा, इसको भाग कहते हैं। और जिसमें शेष बच जाता है, तो 20 की जगह हमने 21 लिया और उसको 5 में बांटा, तो उसके बाद एक बचता है, तो वो एक शेष है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं। सेम वैसे ही गुणा इससे बिल्कुल उल्टा होता है। तो आप जैसे यहाँ पे 3-3 के हमने वो बना दिए कि 3-3-3-3, तो 3 चीजें एक बार, फिर दूसरे 3, फिर और 3। मैं बच्चों को जब सिखाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि आप पानी पकौड़ी खाने गए, है ना, आपको मम्मी ने घर पे बनाई पानी पकौड़ी दी, तो पकौड़ी आपको पहले मम्मी ने 3 दी, आपने 3 खा ली, फिर मम्मी ने दूसरे 3 दी, आपने वो खा ली, तो आपने कितनी खाई? 3-3, आपने 2 बार ली, तो 3 दूना 6 खाई। इस तरह से आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके इस तरह से करके आप उनको गुणा और भाग का कंसेप्ट बता सकते हैं। प्रैक्टिकल करना हो तो इस तरह से जरूर करिएगा, कुछ बांट के या कुछ इकट्ठा करवा के। जैसे 3-3 है तो 4 लोग कुछ 3-3 चीजें लाए, तो सबके साथ में 3-3 पत्थर या कोई चीज है, वो सारे इकट्ठे करो तो कितने हो जाएंगे? 4 लोगों के 3-3 पत्थर, तो हमारे पास 12 पत्थर हो गए। तो आप प्रैक्टिकल उसको सिखाइए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सज्जल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। घड़ी, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है घड़ी सिखाना बच्चों को, लेकिन बहुत आसान हो सकता है यदि हम उसको इस तरह से बच्चों को खेलने के लिए दे दे अपने हाथ में। ठीक है, आप उसको बताइए कि छोटा काटा कहाँ जाएगा करके बताइए, बच्चा खुद उसको करेगा तो वो उसको कभी नहीं भूलेगा। और दूसरा है संख्याओं के अंदर आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो उसको सिखाने के लिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 है यदि 1000 की जगह पे, तो 1000 वाले, इसको एक बहुत छोटा सा इजी एग्जांपल होता है कि यदि आपको किसी को 7000 रुपए देने और 1000 रुपए वाले सारे नोट है, तो आप कितने नोट देंगे? तो 1000 वाले आप 7 नोट निकालेंगे। 600 रुपए देने वाले तो 100 के कितने नोट निकालेंगे? 600 करना है तो हम 6 नोट निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को करवा सकते हैं, बच्चे ये अलग अलग इसको रख सकते हैं। अभी इसका एक और तरीका हो सकता है जिसको मैंने किया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। आप सब देख पा रहे हैं ये है 2000। ठीक है, हम बच्चों को एक संख्या बनाना बता रहे हैं, 2000। उसके बाद मैंने लिया 300, उसके बाद मैंने लिया 90 और उसके बाद लिया मैंने 3। तो संख्या क्या हो गई? 2393। ठीक है, अभी हम बच्चों को बताते हैं कि यदि इसके अंदर दहाई पे कोई अंक नहीं है तो उसको कैसे लिखना है। तो बच्चे उसको लिखेंगे 2303। हम इसकी जगह बहुत सारे अलग अलग कर सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं। 2740 हमने किया और फिर हमने 1 लगाया। बच्चे को बताइए अभी क्या हो गया, किसकी कीमत कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यदि ये सैकड़ा पे है तो 7 की कीमत कितनी है? तो आप जब इसको हटाएंगे तो 7 की कीमत कितनी है? प्लेस वैल्यू उसकी 700, तो वो 700 रखता है। ठीक है, उसकी ताकत 700 है। यदि ये 4 है दहाई के स्थान पे तो उसकी कीमत कितनी है? 40 है उसकी कीमत। यदि ये इकाई के स्थान पे 1 है तो उसकी कीमत 1 है। ठीक है, इस तरह से आप ये गेम बना सकते हैं।
ये गेम बहुत इजी होता है बच्चों को खिलाने के लिए, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक। अच्छा ममता जी, आप पूछ रही थी कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वाक्य की संरचना बताई, यदि वाक्य की संरचना समझ में आ गई है अंग्रेजी और हिंदी की, तो उसको उसमें बदलना आसान है। और व्याकरण सिखाते वक्त आपको पहले तो काल सिखाने होंगे। यदि बच्चों को काल पता है, उनको पता है कि जैसे है या रहा है, रही है, यदि हिंदी के वाक्य में पीछे आता है तो मुझे अंग्रेजी में इज एम आर का प्रयोग करना है। ये कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी। रहा था, रहे थे, यदि हिंदी में पीछे आता है तो हमको वॉज और वर का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, जब पीछे आता है तो हमको विल बी, शैल बी, इसका प्रयोग करना है अंग्रेजी में। ठीक है, तो पहले नाम तो सबको पता है, उसके बाद दूसरा ये, और क्रियाएं हमको याद करवानी पड़ेगी उनको। जब हम कोई भी चीज, हम था बोलते हैं, है ना, या गया, जिसके पीछे या ये आता है, गया, खोया, है ना, या आ की मात्रा आती है, लिखा, दिया, लिया, रोया, वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो जैसे खाया तो ईट का एट हो जाएगा, आई एट मैंगो, मैंने आम खाया, तो आई एट मैंगो। तो इस तरह से इसके जो नियम है आपको उनको समझाने पड़ेंगे। कौन सा पीछे हिंदी में आता है, ता है, ती है ना, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सीधा कर्ता के बाद वर्ब, है ना, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आएगा। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, है ना। वो खेलता है तो ही प्लेज, तो सीधा उसके बाद उसके बीच में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह के आपको कुछ कुछ जो नियम है उसको वो समझाने होंगे, उसकी पहचान याद करवानी होगी, तो बच्चे उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ममता जी। ठीक है, अभी अब मैं आप सबसे सुनना चाहती हूँ। एक तो यदि आपको किसी विषय में अभी भी कोई है क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा एक मेरा क्वेश्चन, उसका जवाब सब लोग दीजिएगा। आपने भाविक जी के इतने सारे वेबिनार किए, मेरे इतने सारे वेबिनार किए, इसके पहले आपका जो पढ़ाना और आपका जो व्यवहार था, और इतने सारे वेबिनार के बाद आपका पढ़ाना और आपका व्यवहार, उसमें आपको कहाँ पे अंतर दिखता है, आप कितना अंतर ला पाए? ठीक है, कितने ये वेबिनार सफल रहे वो आपसे जानना चाहूंगी। ऐसी कौन सी चीज थी जो नई आपने सीखी, आपको क्या अच्छा लगा, आपके अंदर क्या बदलाव आए, वो आपको बताना है। ठीक है, और यदि आपकी कोई अभी भी इसके बाद भी कोई परेशानी रह जाती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सजल जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप एक के बाद एक सबको बुलाइए ताकि हम उनसे जी जान सकें। दीपक कुमार अग्रवाल नाम से। दीपक कुमार की अब ऑडियो जय जिनेन्द्र सर। हेलो। हाँ जी दीपक जी, सुन सकते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जैसे जिनेन्द्र दीपक जी। जी बोलिए। भाविक सर का जो था वेबिनार, उसका सभी वेबिनार हम शामिल हुए, और उनसे जी हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो उसमें बहुत अधिक सुधार आया। मैम टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो था वो बहुत, जो पहले था और अब में अंतर दिखने लगा है। और जी आपके द्वारा पीएलएम वगैरह का प्रयोग जो आपके द्वारा बताया गया, जी उसके बाद आप जो बताए थे आईक्यू वाला, जो हम लोग जिंदगी में क्लियर नहीं हुआ था, आईक्यू का कैसे लेते हैं, हम भले 20 साल से शिक्षण में जुड़े हुए थे, जी। लेकिन आईक्यू का हमको क्लियर नहीं हुआ था, वो आपके माध्यम से हमको क्लियर हो गया, और उसका प्रयोग भी विद्यालय में हम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी टीएलएम बात। का प्रयोग तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया मैम, और उसका प्रयास करते हैं कि हम टीएलएम का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और आज का भी जो क्लास था आपका इंग्लिश वाला, वो बहुत बढ़िया जी था। जी। दीपक जी, आपके पढ़ाने में क्या परिवर्तन आया है?
पढ़ाने में वही टीएलएम का परिवर्तन आया है, और हम कम से कम अब अपने आप को मैनेज कर लेते हैं कि भाई ऑफिस काम किस टाइम करना है, क्लास कब लेनी है। अब पहले होता था कि भाई टाइम मैनेज नहीं था तो क्लास छूट जाती थी, ऑफिस के काम में ही लगे रहते थे। अब प्रयास करते हैं कि क्लास अधिक से अधिक लें। जी, बहुत बढ़िया दीपक जी। इसके बाद चिंता जी। चिंता जी अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम ये सब वेबिनार में ये हमको सीखने का मिला कि सबसे पहले तो समय का पाबंदी हमको मिला कि समय निकाल के हर चीज कैसे करें, जी, और बच्चों के साथ हम कैसे फेस टू फेस बात करें, ये हमको ज्यादा ही अच्छा लगा ये सब वेबिनार में। थैंक यू जी। आप लोगों की जो मतलब अनुशासन प्रियता जो है वो तो दिखाई देती है जब आप सुबह मैं सच में उठती भी नहीं उसके पहले आप लोगों के योगा के वीडियो आ जाते हैं, योगा के फोटो आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये एक बदलाव शायद आप सबके जीवन में बहुत अच्छा आया है। और जब हम सुबह थोड़ी देर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। सही है। इसके बाद कैलाश अग्रवाल जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। कैलाश जी। कैलाश जी अब हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? कविता जी अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट कीजिए। आप अपनी प्रक्रिया दीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम जैसे भविष्य सर हम लोग को जितना वेबिनार में जो सिखाए वो बहुत हम लोग को यहाँ परिवर्तन हुआ है और बहुत चीज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बात लेकर। जैसे पहले हम लोग गांव घर में किसी व्यक्ति से छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाते थे या कोई भी बात में हुआ तो उससे चिंता हो जाते थे, तो इस वेबिनार में जुड़कर या ट्रेनिंग में जुड़कर हम लोग को बहुत सारा मतलब ये दिमाग में घुसा कि नहीं किसी व्यक्ति से इस तरह नहीं बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप सिखाए सो मैम जैसे अपने बच्चे को हम बहुत सारा मतलब पढ़ाने के बारे में उसको हम सिखा रहे हैं दूसरे तरीके से। पहले तो उस तरह नहीं सिखाते थे अपने बच्चे के साथ, ऐसे वैसे पढ़ा देते थे, लेकिन नहीं जब से आपसे सीख रहे हैं तो बहुत जैसे बहुत तरीके से मतलब उस बच्चों को हम सिखा रहे हैं अपना घर में। जी। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। जी। इसके बाद महेश कुमार मुंडा जी। महेश कुमार जी अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र महेश जी। जैसे भावेश सर का जो वेबिनार में हम लोग सीखे उसमें से बहुत सारा बदलाव आया, जैसे कि सुबह उठना और सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो बहुत सारा काम भी हो जाता है। जैसे पहले लेट से उठते थे तो 2 घंटा 1-2 घंटा क्या हो जाता था कि कोई काम में हर काम में मतलब लेट होता था। और अब जी। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो बच्चों लोग को भी बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो। जैसे मैं खुद उठता हूँ तो बच्चों लोग को भी बोलता हूँ कि उठो, और पहले नहीं उठते थे तो बोलते थे तो कोई बच्चे लोग भी बोल देते थे आप तो खुद उठते नहीं, हमको बोलते उठिए उठिए, ऐसे बोलते थे। अब क्या उनको भी लगता नहीं सर पहले जल्दी उठते हैं तो हम लोग को भी उठना चाहिए। और आपके वेबिनार से हम यह सीखे, जैसे हम पढ़ाने जाते हैं अभी स्कूल, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे लोग को
कहीं से भी कुछ भी पढ़ाते थे या होमवर्क वगैरह देते थे, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं रहता था। अब क्या है कि पहले से ही हम घर में ही बना लेते हैं शेड्यूल की आज बच्चे को क्या पढ़ाना है और क्या बताना है, वो मैं घर से ही तय कर लेते हैं। उससे क्या होता है, समय भी मेरा बचता है और टाइम उसका जो हर सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं कितना मिनट में इतना कुछ पढ़ाना है, बच्चे लोग को बताना है, वह चीज सीखें। और होमवर्क जैसे देते हैं, और पिछले वेबिनार में हम सीखे कि होमवर्क कैसे दें, उसका भी हम फॉलो कर रहे हैं कि पहले हर विषय का देखिए वो देते थे होमवर्क, तो बच्चे लोग को ज्यादा अधिक लगता था। अब क्या है, थोड़ा थोड़ा ही देते हैं, तो लोग पूरा होमवर्क भी अब करके आने लगा और उन लोग को भी अच्छा लगने लगा कि सर पहले से अब अच्छा होमवर्क देते हैं और कम ही देते हैं तो जल्दी याद हो जाता है और रिवाइज भी एक दो बार हो जाता है। पहले क्या है, ऐसे याद कर लेता था लंबा तक, 2-3 दिन तक याद रहता था, फिर जब पूछते थे एक सप्ताह बाद तो वो लोग बोलते थे सर हम तो भूल गए, याद नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते थे। अब ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा नहीं बोलेंगे बच्चे कि भूल गए हैं, बोलेंगे कि नहीं याद है। जी 171 फॉर्मूला 1 महीने के बाद फिर से चीजें एक बार रिवाइज जरूर करिएगा तो वो भूलेंगे नहीं। हाँ जरूर मैम। जी महेश जी आपके वीडियो देखती हूँ, आप बहुत अच्छा अच्छा करवा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारी चीजें करवाते हैं आप। बस आप ही सबसे से बढ़िया तो आपका सीखे जंगल पहले। में जो बच्चों को ले गए थे। हाँ ठीक है मैम। हाँ जी इसके बाद मंजू कुमारी जी। मंजू कुमारी जी अपना ऑडियो आप अनम्यूट कीजिएगा। मंजू कुमारी जी हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस पारस विद्या योजना में जुड़कर बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने को भी मिला। इससे हम सीखे बहुत कुछ और आप भी सिखाए बहुत कुछ जो हम लोग को जानकारी नहीं था उसके बारे में। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना, कैसे बताना है, इसके बारे में ज्यादा आज हम नहीं सुन पाए मैम। थोड़ा सा मेरा कल एग्जाम है इसी वास्ते नहीं सुन पाए हैं। कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना बाद में। ठीक है मैम। अच्छा आपके पढ़ाने में कोई फर्क आया? जी मैम, अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उसमें फर्क मिला, अच्छा बहुत ठीक है फर्क मिला है। ठीक है मंजू जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसके बाद मीना देवी जी अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिए। जय जैनंद मैम। जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, और इस वेबिनार में हमको जुड़ कर बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को याद रखेगा, इसके बारे में सीखें कि बच्चों जैसे मैथ पढ़ाना है तो मैथ पहले बताते थे अपना बच्चा को तो बुक से ही बताते थे, वो उसमें चित्र के माध्यम से या टीएलएम के विषय या आई क्यू के विषय में उस सबसे विषय में नहीं बताते थे, जैसे तैसे किताब से बैठाते थे और पढ़ाते थे मैम। लेकिन इसमें हम लोग बहुत चेंजिंग हुआ। और भाई जी का जो है वेबिनार में हम लोग को सुबह का तो काम तो रहता था कि सुबह उठो और किचन में सबसे पहले जाओ, लेकिन अब आदत बन गया है कि सुबह उठना है और कम से कम आधा घंटा का पर डे योगा करना है, उसके बाद कोई काम में लगना है। इस सब में बहुत चेंजिंग हुआ और कोई भी काम करना है तो समय से ही मैम। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा है, बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया मीना देवी जी। इसके बाद पिंकी कुमारी जी अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए। पिंकी कुमारी जी हमारी आवाज पहुंचे? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र पिंकी जी। वैसे तो हम
भाविक सर का भी और आपका भी दोनों का वेबिनार पूरा ज्वाइन किए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, क्या है कि भाविक सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आप भी, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे मीना देवी जी बताई कि हम लोग पहले सबसे पहले सुबह उठ के जाते थे किचन में, अब सबसे पहले योगा करते हैं। और जो आपने भी पढ़ा बताया कि बच्चों को कैसे होमवर्क देना है, 3-3 करके रोज याद मतलब करवाना है, वही सब करवा रहे हैं और यही सब सीखे। आपके पढ़ाने में क्या अंतर आया? क्लास में, कक्षा में आप जो पढ़ाते हैं उसमें आपको क्या अंतर लगा? अंतर यही लगा कि जैसे देते हैं ना तोड़ तोड़ के याद करने, तो बच्चा उसको जल्दी याद करके लाता है और ज्यादा सुनाता है। अच्छा, मतलब बच्चों का जो पढ़ने का तरीका था वो बदला तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। थैंक यू। इसके बाद संज्योति कुमारी सहपुर, अपना ऑडियो और वीडियो अनम्यूट कीजिएगा। मैम को पूरी क्लियर है। संज्योति न्यू है सजल जी, अब 1-2 अच्छा, वेबिनार ही नहीं। जुड़ी है, जी कोई बात नहीं। आज का प्रतिक्रिया ले सावित्री सकता है। जी जी जी, सावित्री कुमारी सहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी। सावित्री हमको जी, इस पारस विद्या योजना में जुड़कर हमको बहुत ही कुछ हमारे जीवन में बदलाव हुआ है। जैसे कि भाभी सर का बताया हुआ जो नियत कार्य है वह समय से करती हूँ, और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव भी आया। अनुशासन, समय, टाइम टेबल जो भी था उसमें बदलाव आया। और आपका भी वेबिनार हमको बहुत अच्छा लगा, जितने भी किए हैं हम अटेंड किए हैं, और बच्चों में भी बदलाव आया। किस तरह से पढ़ाते हैं उसका, कैसे बच्चों लोगों को हैंडल करना है, उसमें बच्चों में भी बदलाव आया। पहली बात तो हम TLM किसको बोलते थे वो भी हमको पता नहीं था, जो कि आपने बताया अच्छे से। IQ जो बताए वो भी हमको नहीं पता था, जो कि हमको समझ में आया, और बच्चों को भी बताया। बच्चों लोग को भी थोड़ा ज्यादा देर तक, लंबे समय तक समझ में आएगा, भूल नहीं पाएगा। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी। आपके वीडियो भी मैं देखती हूँ, आप बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करते हैं। थैंक यू। इसके बाद सावित्री कुमारी जयनगर, आप ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैं पारस विद्या योजना में जुड़ी हूँ, इससे मैं बहुत कुछ जैसे उपयुक्तता के सिद्धांत, जैसे बच्चों को ज्यादा होमवर्क चाहिए, जितना वो कर सके उतना ही होमवर्क देना चाहिए, और समय का पालन। जैसे सुबह का पहले लेट से उठते थे और अब जल्दी उठ जाते हैं और व्यायाम करते हैं। पहले उठते थे तो रसोई का काम करते थे और अब उठते हैं तो सबसे पहले व्यायाम करते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं। और आपको अपने शहर भाविक में भी सर फर्क नजर आता होगा? एस मैम, जी बहुत फर्क आता है। जी। बहुत बढ़िया सावित्री जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसके बाद शंभू सोरेन जी, अपना जी हमारी आवाज पहुंच रही है?
सर मैं थोड़ा कुछ देर बाद बताऊंगा आपको कुछ, जी थोड़ा समय से भाई। जी जी जी। इसके बाद सुषमा देवी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जब से पारस विद्या योजना में जुड़े तब टाइम का ही हुआ कि हम लोग पारस विद्या योजना सोचे थे कि खाली नाम पारस विद्या योजना का ही है, लेकिन जब से जुड़े इतना सुंदर लगा कि हम लोग का पहले ऐसा जीवन में वेबिनार किए ही नहीं थे, ना टाइम का पता था ना और कुछ का पता था। इतना अच्छा लगने लगा कि हम लोग समय से सब काम करके और 8 बजे करके, मतलब 8 बजना तो 8 बजे पहले ही जुड़ जाना चाहिए, टाइम से अपना करके। और जुड़ने के बाद इतना अच्छा बात भाविक सर भी बताएं, आप भी बताएं कि पहले तो एक दूसरे को ताना झाकी करते रहते थे, बुरा भला बात इधर उधर करते रहते थे, लेकिन सब में ऐसा बदलाव हो गया कि हम लोग एक दूसरे को भी अपना अपना ही समझना चाहिए और अपना तरीका से सभी बात को अपने जैसा बोलना चाहिए, किसी के प्रति बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। जी भाविक सर ऐसे बोले, आप तो और अच्छे से भी बच्चे को बताएं, जो हम लोग अपना बच्चा को घर में TLM के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से और गाना गा के माध्यम से बच्चा को हम अपना बच्चा नहीं पढ़ते तो फिर गाना गा के भी सुना के बच्चा को करवाते हैं, कविता ABCD भी करके ऐसे करके के बच्चा को अपना पढ़ाते हैं मैम। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद विनय कुमार जी। विनय कुमार जी अपनी प्रतिक्रिया दें। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र विनय जी। भाविक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप दोनों ने जो हम लोगों को एक अलग अलग, आपका अलग रोल रहा, भाविक सर का अलग रोल रहा। अब भाविक सर ने हम लोगों को पढ़ना सिखाया और आपने जो है हम से पढ़ा ये सिखाए। ये अपॉर्चुनिटी हमको पारस विद्या योजना में ही मिला। और जैसे कि भाविक सर ने हम लोगों को अनुशासित किया और आपने हम लोग को सिखा रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे अनुशासित करेंगे और उनको कैसे पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाने के अनेक अनेक तरीके आपने बताए, जैसे कि ज्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको TLM के माध्यम से पढ़ाने से वो ज्यादा सीखते हैं। और वैसे बच्चे जो मतलब थोड़ा कमजोर टाइप के होते हैं या जो नहीं, जिनका IQ लेवल थोड़ा डाउन होता है या कम होता है, उनको जो है अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। अगर ये जिस मेथड से आप एक बार ट्राई कर रहे हैं वो मेथड अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। और पढ़ने के भी तरीका में जैसे बताए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब उसको जोर से पढ़ना चाहिए या मतलब उसको जो है तरीका से उसको कहानी के कविता के माध्यम से उसको हम याद कराएं। ये सारे तरीके आपने बताए जो मैम, जो बच्चे के सामने इस चीज को अगर हम लाते हैं या लाने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। और बेहतर होता ही है, क्योंकि हमने भी ऐसा देखा है कि बचपन में, जैसे आप बचपन की बात किए, हमको आज भी वो कविता याद है जो हम लोग पढ़ते थे कि एक किसान की एक कविता हुआ करता था कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। ये किसान कविता आज भी हम लोग के माइंड में ये चलता है। तो हम सोचते हैं कि उस समय अगर कविता के माध्यम से ये हम नहीं पढ़े होते तो शायद ये बातें हमको नहीं याद होती, लेकिन इसको कविता का रूप दिया गया, इसलिए आज भी हमको याद है कि सच में वो किसान को वो चैन कहाँ है जो बरसात में भी ठिठुरता हुआ भी अपने खेत में चला जाता है। ये उनका भाव भी आज भी हमको स्पष्ट याद है कि किसान का क्या भाव है, वो किस मकसद से ये काम करता है। तो इसको कविता का रूप दिया गया, इसलिए आज भी वो सारी बातें हम सबको याद है। तो आपका भी इस पारस विद्या योजना में जो आपने दिया, तो बहुत से लोग अपने बातों से नहीं प्रकट कर पाए, लेकिन हम
क्योंकि हम सभी स्कूलों में विजिट करने का काम अभी हमको मिला है, तो हम जी। जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि सभी शिक्षकों में बहुत सारी चेंजिंग हुए है। क्योंकि जब हम जाते थे तो वो पहले तो बोलते थे कि सर कैसे, मतलब मतलब क्या बताएं, क्या, जैसे हम बोलते थे कि हमको मिला है कि आपको वीडियो, आप कैसे पढ़ा रहे हैं उसका वीडियो क्लिप बनाना है हमको। तो पहले झिझकते थे कि हम गलती होगा, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को दूसरा जगह सेंड करेंगे। तो ये झिझक उनमें सबसे पहले इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वीडियो बनाने के लिए वो एकदम तुरंत, हाँ भैया, हाँ सर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के ट्रेनिंग के वजह से उनको मिला है। वो अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन हम बकायदा सभी स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि ये क्या चेंजिंग हुआ है। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर दूसरा पेज भी, खास करके हमारे विद्यालय, जो विद्यालय संचालित होंगे, उनके लिए अगर इस तरह का कार्यक्रम, मतलब जो है बीच बीच में, मतलब ट्रेनिंग के लिए अगर ये चले, तो हमारे जो परियोजना जो संचालित है जिन स्कूलों में, उन शिक्षकों के लिए बेहतर होगा, ताकि जो है परियोजना आगे जो उनके उद्देश्य लेकर आई है, वो उद्देश्य आपका पूरा हो। यही शुभकामना के साथ मैम, आपको तो मिस करेंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। जैसा आपने आश्वस्त किया कि आपको अगर किसी दिन, किसी भी वक्त या किसी समय भी जरूरत पड़े तो आप मैसेज करेंगे, तो बिल्कुल जी। ऐसा हम करेंगे, आपको याद करेंगे। थैंक यू जी, मैम, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका। और भाविक सर जी का। हम लोग भी आप सबको मिस करने वाले हैं। अभी मुझे भी हर हफ्ते आदत हो गई आप सबसे मिलने की। जी मैम। जी बहुत विनय बहुत कुमार धन्यवाद जी, विनय कुमार जी। विनय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, आपके कार्य भी बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। इसके बाद धनंजय कुमार जी मधुबन, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जी मैं तो अभी टीचिंग नहीं करता हूँ मैं, लेकिन आपने जो पजल और गेम के माध्यम से जो बताए थे कि बच्चे को कैसे याद दिलाना है, याद रखना आना है, ये सब थोड़ा वो सब जानकारी मिल गया मैं। उसके बाद फिर भावेश सर से अनुशासन में रहना, किसी से बातचीत करना, कैसे व्यवहार करना है, वो सब की जानकारी हुई। आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? जी सर, जी मैम, अनुशासन, जैसे कि पहले जैसे तैसे भी अपना दिन गुजर जाता था, अब वो टाइम पर होता है सब कुछ। जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी हम बहुत कुछ मैनेज कर सकते थे, टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो। जी, और उससे ज्यादा काम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल धनंजय जी, बिल्कुल सही बात है। जी धन्यवाद धनंजय जी। थैंक यू मैम। इसके बाद बेबी कुमारी जी, आप अपनी ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। जी जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम वैसे तो भाविक सर और आपका हम सारा वेबिनार किए हैं, और भाविक सर के वेबिनार से तो मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत ज्यादा ही बदलाव आया है। और आपका जो वेबिनार किए हैं और सीखे हैं, पहले तो हम स्टूडेंट थे, पारस विद्या योजना के तरफ से बच्चों का पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि पढ़ाने का तो कोई आइडिया ही नहीं था, जो धीरे धीरे आपसे सीखे हम। और वो हम क्लास में भी जाके बच्चों को भी सिखा रहे और कर रहे, रिजल्ट उसका अच्छा ही है। और जो भी आपसे सीखे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे उसका मेमोरी टेस्ट किया जाता है, आईक्यू टेस्ट, ये सब पजल के द्वारा, टीएलएम के द्वारा बच्चों को कैसे बताया जाता है, वो सब सीखे। और हम स्कूल में भी कर रहे हैं, सब बच्चों को भी सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेबी कुमारी जी, मैं आपके वीडियो देखती रहती हूँ, आप बहुत सारे तरीकों को अपने कक्षा में उपयोग करते हैं, मैंने देखा है। बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी। और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी कभी बीच बीच में भी हम लोग का क्लास ले लिए कीजिएगा, काहे अ, कि आप बताते हैं ना तो दिमाग में आइडिया आ जाता है कि बच्चा लोग से कैसे कैसे सिखाए, क्या बताए कि उसके दिमाग में आ जाए। अभी जितना भी बताए बहुत सारा आइडिया आया कि जैसे पहले तो हमको समझे में नहीं आता था तो हम कैसे बच्चा को बताए कि नहीं बताए, अपना बात है उसको नहीं समझा पाते थे। अब जाके आपसे जो जो सीख रहे हैं तब ऐसे लगता है कि शायद हम बच्चा लोग को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो वही बोल आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी कभी बीच बीच में क्लास ले लिया कीजिएगा हम लोग का। बिल्कुल बेबी जी, देखेंगे हम जैसे भी अनुकूलता होगी। लेकिन आप जब भी कोई भी काम हो, कभी भी कुछ हो, आप जरूर संपर्क करिएगा, हम जी जरूर आपको जवाब देंगे। जी जी इसके थैंक बाद यू। ममता कुमारी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आप मेरे शिक्षक के रूप में आए, मैं आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर जो भाविक सर जो शिक्षा दिए हैं वो एक स्टूडेंट को, वो बहुत ही अच्छी शिक्षा दिए। एक स्टूडेंट को अनुशासन में रहना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट में हमेशा कोई भी काम समय पर करना चाहिए मैम। और योगा के थ्रू तो 19 ऐसा बताएं कि सुबह सुबह करने से हम बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं और बहुत ही मतलब सोचने की शक्ति और काम करने की प्रतिक्रिया में बहुत आगे ही बढ़ते जा रहे हैं मैम। और इससे हमारी बीमारियों 99% बीमारियों से मुक्त भी रहते हैं। और कौन हमारी बात सुन रही है नहीं सुन रही उसका भी बात का ध्यान रखना है कि मेरी बात को वो सुन रही है या नहीं है, तो वो हमको ध्यान पूर्वक देखना है। और आपने टीएलएम के थ्रू तो बहुत ही अच्छी नॉलेज दी मैम, बहुत अच्छे से ट्रिक भी बताए हैं, पजल के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, पत्ते के थ्रू और ये चार्ट पेपर के भी थ्रू आपने क्या क्या नहीं बताया। हम लोग को तो शायद इतना पता भी नहीं था कि हम लोग को इतना नॉलेज आया आपसे और सर से, जो कि हम लोग शायद पहले कभी ऐसी नॉलेज कभी आई ही नहीं और सीखी भी नहीं थी। इस ग्रुप में आके बहुत जानकारी मिली है, एकदम इतना मिली है कि पूरा भरपूर हो गए हैं। और आपने एक जरिया भी बताया कि आपके तक हम लोग पहुंच सकते हैं, कांटेक्ट अगर कुछ समझ में ना आए। हम बहुत जानकर खुशी हुई कि हम लोग अभी भी शामिल रह सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने बहुत कुछ मतलब बताया और आप में इतने सारे बदलाव आए, देख के बहुत खुशी है कि सारी मेहनत सफल है। यस मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका भविष्य में प्रयोग जरूर करते रहिएगा, कोई भी यस चीज मैम। छोड़िएगा नहीं जो भी सीखा है वो। यस मैम, कोशिश करेंगे मैम हमेशा। जी जी इसके बाद शंभू सोरेन जी। शंभू सोरेन जी हमारे आवाज पहुंच रही है आपके पास? मुझे लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। कैलाश अग्रवाल जी। विनय जी क्या इनका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या? किनका सर जी? कैलाश अग्रवाल जी और शंभू सोरेन जी हैं वो। कैलाश जी मतलब ये सब परियोजना का सलाहकार टाइप से है। और शंभू सोरेन जी? शंभू सोरेन तो अपना परियोजना शिक्षक शंभू सोरेन 2 मिनट का समय दो। शंभू सोरेन आवाज जा रही है अब तक? जी सर जी। जी तो अपनी 2 प्रतिक्रिया मिनट दीजिए का मैम। समय दीजिए। हाँ जी सर।
जी शंभू जी। जी मैम जी, जैसे आज का वेबिनार जो आज पहले से जो वेबिनार जुड़े थे उसमें हम सीखने को मिला कि भविष्य का पोजीशन की योग्यता और आपका पोजीशन की योग्यता बहुत अंतर हुआ है, जिससे भविष्य ने बहुत तरीके से हम लोग को समझाया और आपने पढ़ाने का किस तरह बच्चों को समझाएंगे वो समझाए हैं। इससे हम लोग को बहुत सीखने को मिला और खुशी मिली, जो कि बच्चों को किस तरह समझाया जा सकता है और सीखने की क्षमता कैसे दिलाया जा सकता है, उसमें आप से सीखें और भविष्य के बहुत जो किसी से बात करने की क्षमता उसमें बहुत सीखें। और आपने आज बताएं कि हिंदी से या गणित से किस तरह बच्चों को समझा सकते हैं, उसमें हमको बहुत खुशी मिली, जो उस थ्रू के द्वारा बच्चों को समझा भी सकते हैं और बच्चे सीख भी सकते हैं। जैसे मैंने आज बच्चे लोग को पढ़ाने सिखा रहे थे, कुछ बच्चे अक्षर को नहीं पहचान तो लेते लेकिन उसको पढ़ाने में तो हिचक आ रही थी, उसको मैंने दूर किया, बच्चों को आराम से पढ़ाए हैं। इसी तरह हम अंग्रेजी में और गणित में पढ़ाएंगे तो बच्चे लोग जरूर सीखेंगे, उन लोग को याद भी रहेगा दिमाग में और सीख भी जाएंगे। इससे हमको प्रेरणा मिलती है आपके द्वारा ही कि बच्चे सीख जाएंगे। शंभू जी, जहाँ तक मुझे याद है शायद आप संथाली जानते हैं और आप बच्चों को उस भाषा में बात करते हैं और उनको वहां से हिंदी सिखाते हैं, सही हूँ मैं? जी मैम, जैसे हिंदी में जिस समय बच्चों लोग को समझ में नहीं आता है, बारे बारे से पूछते हैं तुमको समझ में आया कि नहीं आया, उस टाइम हम संथाली से अपना भाषा से समझाते हैं, इसको इसको बोलते हैं या इसको इसको बोलते हैं, या किसी भी सामान को लाने या हिंदी में क्वेश्चन रहता है। जैसे एक दुकानदार जाता है दुकान लेने कुछ सामान खरीदने, उस समय संथाली बता दें, जैसे एक संथाली से समझा देते हैं उन लोगों को जी, जोड़ घटाव के माध्यम या उसी द्वारा संथाली से समझा देते हैं, तब बच्चों लोग को भी अच्छा समझ में आ जाता है जी, और समझ में आ जाता है। जी। अभी कोशिश करिएगा कि बच्चों को संथाली के साथ हिंदी आप सिखा सके, ताकि वो हिंदी को भी समझे और दूसरे शिक्षक उनको सारे विषय पढ़ा सके और वो जितनी किताबें सारी पढ़ के उसका उपयोग कर सके। जी मैम। जी, थोड़ा लेट हो गया, घर में मुसीबत था इसलिए पहले बोल नहीं पाए थे थोड़ा। कोई बात नहीं। सरिता कुमारी सिंहपुर, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सरिता कुमारी जी, अब अपनी प्रक्रिया दीजिएगा। जुड़ी नहीं है सर शायद। चलो कोई बात नहीं, जो भी रह गया है वो अपनी प्रक्रिया दे सकता है। सजल जी, मेरे हिसाब से सभी ने दे दी है अपनी प्रतिक्रिया। मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। जो आप YouTube में लिंक सेंड किए थे, वो हम चाहते हैं ना कि कभी कभी अगर वैसा कुछ हो तो आप YouTube में लिंक शेयर कर दीजिएगा बच्चा सबका। ठीक है। कोई TLM वगैरह से कुछ रहेगा तो, जैसे आप जो लिंक शेयर किए थे ना, उससे बहुत ही ज्यादा मदद मिली हम लोग को बताने में। अगर इसी तरह कोई TLM वगैरह से कुछ भी होगा बच्चा लोग को समझाने का, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेबी जी, बस जरूर यही कहना करूंगी। चाहती थी। जी बिल्कुल। मुझे लगता है मैम सभी लोग हो गए हैं। हाँ, सजल जी, मैं सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। आप सबके जीवन की नई शुरुआत है, आप सबने बहुत सारा नॉलेज ले लिया है। मेरी आप सबसे विनती है कि आपने जो भी सीखा है उसको आप कंटिन्यू रखिएगा, जैसे आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि जो सीख लिया है वो हमेशा करते रहें।
ये वेबिनार बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सीखा है आप उसको करना बंद कर दें। आप उसका उपयोग जरूर करते रहिएगा। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा, फिर से कह रही हूँ कि आपको कभी भी कोई भी परेशानी होती है, आप एक फोन कॉल या मैसेज करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है। और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ, और मुझे उम्मीद है आप जैसे सीखे आप दूसरों को भी जरूर सिखाएंगे। और भविष्य, आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे हैं, उन सबको आप इस तरह से तैयार करें कि वो एक बहुत अच्छा जीवन जिए और देश को एक बहुत अच्छे नागरिक मिले। आप सबसे आशा है, और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, इसी के साथ समय का भी ध्यान रखते हुए वेबिनार की समाप्ति का समय आ गया है। लेकिन मैम नाउन, प्रोनाउन और जो उच्चारण करना है, हर शब्द की हर एक दो उच्चारण हो, तो आपको इसलिए आप वेबिनार की अंतिम घड़ी आ गई है। मैं प्रार्थना, आप अपनी और प्रार्थना और मुद्रा के ध्यान दी। जी ममता जी, जी विनय जी। सभी लोग जाएंगे। सर मर्दन मर्दन रहे जो विघ्नों बीच में धारण धीर है, जो तारण भव निवारण भव अब जलद के तीर है, वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। शिवरात्रि। शुभरात्रि सभी को। आपको ये तस्वीरें बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेगी। पिछले 2 साल में आप अपने देश में भी काफी भूमिका देख चुके। आज कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मालवीय ने